हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सेफिया ऑनलाइन क्लासेस। कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स? मैं आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स जानते हैं कि हमारा चैप्टर 4 विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध, ये टॉपिक चला हुआ है। और इसी क्रम में मैंने कल आपको पार्ट 1 अभिवृद्धि और विकास क्या होता है और उसमें दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, कल मैंने आपको ये टीच किया था बहुत ही डिटेल में। तो इसी क्रम में आज मैं आपको पार्ट सेकंड लेकर आया हूँ। उसका नाम है विकास के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ साइकोलॉजी एंड आई होप आप सभी स्टूडेंट्स इस टॉपिक को बहुत ध्यान से समझेंगे, क्योंकि यहाँ से आपके एग्ज़ाम्स में काफ़ी बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट नाउ। वेल, तो सबसे पहले ये जानते हैं कि जो विकास के सिद्धांत हैं वो कौन कौन से होते हैं और उन सिद्धांतों के अंतर्गत हम किन किन पॉइंट्स का अध्ययन करेंगे, ये जानना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। तो चलिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा विकास के प्रमुख सिद्धांत। बालक के विकास की प्रक्रिया गर्भ से शुरू होकर मृत्यु तक चलती है, ये कल मैंने आपको बताया था। और ये भी बताया था कल मैंने आपको पार्ट फर्स्ट में कि जो अभिवृद्धि होती है वो जन्म से लेकर प्रौढ़ावस्था तक या किशोरावस्था तक, या यूँ कहिए कि 18 से 20 साल तक आकर रुक जाती है। जबकि विकास एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो गर्भावस्था से शुरू होती है और इंसान की मृत्यु तक कॉन्टिन्यूअस, निरंतर चलती रहती है। राइट, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इस संदर्भ में मुनरो ने कहा, विकास परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बालक भ्रूणावस्था से प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है। ये मुनरो का स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स। राइट, अब हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन योग्यताओं और नवीन विशेषताएं प्रकट होती हैं। बालक के विकास की यह प्रक्रिया किस प्रकार संपन्न होती है, इस संबंध में मनोवैज्ञानिकों ने अनेक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। इन्हें विकास के सिद्धांत कहा जाता है। ये सिद्धांत निम्न प्रकार हैं। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मनोवैज्ञानिक परिभाषा होती है सिद्धांत की, वो क्या होती है, ये जान लेते हैं आज। एक ऐसा मानक, एक ऐसी प्रक्रिया, आप कहीं पर भी अप्लाई करिएगा उसका रिजल्ट इक्वल आएगा, एक जैसा आएगा, तो वो सिद्धांत कहलाता है। आप किसी भी सिद्धांत को अगर कहीं पर भी अप्लाई करेंगे, उसका जो रिजल्ट होगा, उसका जो परिणाम आपके सामने आएगा, वो बिल्कुल एक जैसा ही आएगा। क्लियर? चाहे आप उसे इंडिया में अप्लाई करें, चाहे आप उसे इंडिया से बाहर किसी दूसरे देश में अप्लाई करें, पूरी दुनिया में आप कहीं भी अप्लाई करिएगा तो यू विल फाइंड द सेम रिजल्ट ऑफ इट। इसी को हम सिद्धांत कहते हैं, इसी को हम प्रिंसिपल कहते हैं। राइट, तो चलिएगा, इसी क्रम में आज मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा सततता का नियम, या इसका दूसरा नाम है निरंतर विकास का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूअस डेवलपमेंट। क्या होता है ये, इसको जान लेते हैं। विकास की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। सबसे पहले मैं अपने शब्दों में आपको बताना चाहूँगा स्टूडेंट्स, विकास ऐसा नहीं होता कि एक बच्चा है, आज वो उसकी उम्र 1 साल है, कल 2 साल में वो एकदम से बहुत आपको बड़ा डिफरेंस उसमें नज़र आ जाएगा, या ऐसा आपको नज़र आएगा कि एक बच्चा 6 महीने का है और तुरंत आपको अगले महीने उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं होता। ये जो बच्चा आज 6 महीने का है और फिर वो 1 साल का हुआ, इस बीच जो ये 6 मंथ के बीच में जो उसका विकास हुआ है, वो निरंतर हुआ है, प्रति सेकंड हुआ है। यानी वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है स्टूडेंट्स। राइट, और उसमें समय भी लगता है क्योंकि वो लाइफ लॉन्ग चलती रहती है। नेक्स्ट देखिएगा, विकास की गति सदैव समान नहीं रहती, कभी मंद तो कभी तेज हो जाती है। जो विकास की गति होती है स्टूडेंट्स, वो कभी मंद होती है तो कभी तेज होती है, मगर वो चलती निरंतर है। विकास होता ही रहता है। कभी आप देखते हैं कि किसी बच्चे की लंबाई में, चौड़ाई में या उसके भार में
आपको उसमें अलग अलग परिवर्तन दिखाई देंगे, क्योंकि इन तमाम चीज़ों में, इन तमाम डोमेन्स में, तमाम क्षेत्रों में उसका विकास होता रहता है और वो एकदम नहीं होता। वो एक प्रक्रिया होती है, वो कभी मंद तो कभी तेज़, लेकिन वो निरंतर होती ही रहती है। ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है। आगे देखिएगा, इसीलिए हमें बालक में अचानक कोई परिवर्तन नहीं दिखाई पड़ता। बालक का शारीरिक, मानसिक व भाषा का विकास एकदम नहीं होता। इन्हें विकसित होने में समय लगता है, परंतु नींव बचपन में ही पड़ जाती है। ठीक है ना। देखिए, भाषा के विकास की आप बात ले लीजिएगा, ऐसा तो होगा नहीं कि 6 महीने का बच्चा है वो एकदम प्रॉपर बोलना सीख जाएगा। इट विल टेक सम टाइम, उसे समय लगेगा बोलने में, है ना। तो कोई भी विकास हो, चाहे उसका हम मानसिक विकास की बात करें, शारीरिक विकास की बात करें या भाषा विकास की बात करें, तो वो मंद या तेज गति से निरंतर चलता रहता है और एक समय आने पर वो विकसित हो जाता है। राइट, नेक्स्ट। और ये ऐसे परिवर्तन होते हैं, ये निरंतर होते ही रहते हैं, क्योंकि विकास की तो डेफिनेशन ही यहाँ से शुरू होती है कि वो गर्भावस्था से शुरू होता है और वो पूरी जिंदगी यानी मृत्यु तक निरंतर चलता ही रहता है। ठीक है। जैसे लंबाई के विकास की दर तेजी से विकसित होती है, जबकि दांतों का विकास मंद गति से होता है। गर्भ में वृद्धि कम गति से, जबकि विकास तीव्र गति से होता है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। तो ये मैंने आपको एक बताया है अभी निरंतरता का सिद्धांत, विकास के सिद्धांत के क्रम में। अब मैं सेकंड बताऊंगा आपको। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत। जैसे कि आप जानते हैं कि संसार में कोई भी दो व्यक्ति, जितने भी व्यक्ति हैं, वो एक समान नहीं होते। उन सभी व्यक्तियों में भिन्नताएं पाई जाती हैं। ऐसा तो होता नहीं कि सभी की जो हाइट है वो 6 फीट होगी, ऐसा भी नहीं। सबका भार, सबकी लंबाई और सबकी चौड़ाई अलग अलग होती है। सभी के नाक नक्श भी अलग होते हैं, सभी की विचारधाराएं भी अलग होती हैं, तर्क वितर्क शक्तियाँ भी अलग होती हैं। ठीक है ना। और बोलने की शैली भी अलग होती है। यानी कभी भी आप देखिएगा, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम व्यक्तिगत भिन्नता कहते हैं। सभी में अलग अलग गुण पाए जाते हैं। कभी भी एक जैसे गुण सभी मानव जाति में या सभी मानव में नहीं पाए जाते। ठीक है ना। आगे देखिएगा, मनोवैज्ञानिकों ने यह तथ्य भी उजागर किया कि जन्म से कोई दो बच्चे अपने में समान नहीं होते। यहाँ तक कि जुड़वा बच्चे भी, उनमें भी कुछ न कुछ भिन्नता अवश्य होती है। दूसरी तरफ लाख प्रयत्न करने पर भी हम सभी बच्चों को एक समान पर्यावरण नहीं दे पाते। जाहिर सी बात है, अमेरिका के बच्चों को अमेरिका का वातावरण मिला है, तो उनकी जो संस्कृति है, उनकी जो भाषा है, तो वो वहीं के वातावरण के हिसाब से, वहीं के पर्यावरण के हिसाब से विकसित होती है। भारत में भारत के वातावरण के हिसाब से विकसित होती है। तो वातावरण और जो पर्यावरण होता है स्टूडेंट्स, वो बड़ी भूमिका इसमें निभाता है। तो आप देखिएगा, विकास में आनुवंशिकता और वातावरण की बहुत महत्वता होती है। वो हम एक सिद्धांत आगे आएगा, उसकी चर्चा डिटेल में वहाँ पे करेंगे। अभी हम व्यक्तिगत भिन्नताओं के सिद्धांत को देख लेते हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। कुछ माता पिता तो अपने बच्चों को सही पोषण, आहार विहार भी नहीं दे पाते। इससे बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नता और बढ़ जाती है। मनोवैज्ञानिकों ने सिद्ध किया कि बच्चे अपनी वंश परंपरा से प्राप्त गुणों और अर्जित क्षमताओं के अनुसार ही विकास करते हैं। उदाहरणतः लंबाई के जीन्स प्राप्त होने से बच्चों की लंबाई तेजी से बढ़ती है और वे परिपक्वता पर जाकर लंबे हो जाते हैं। इसके विपरीत लंबाई के जीन्स से वंचित बच्चों की लंबाई धीमी गति से बढ़ती है और परिपक्वता प्राप्त होने पर भी वे छोटे कद के ही रह जाते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जब हमारे माता पिता से कुछ गुण, कुछ जीन्स संतानों में यानी हमारे अंदर ट्रांसफ़र होते हैं, संतानों के अंदर उनके अभिभावकों से, उनके माता पिता से उनके गुणों का स्थानांतरण होने की प्रक्रिया को आनुवंशिकता कहते हैं स्टूडेंट्स, आपको मालूम है। तो अगर किसी के माता पिता बहुत लंबे होते हैं, उनकी हाइट अच्छी होती है, तो अमूमन बच्चों की भी हाइट पेरेंट्स पे जाती है। इसी प्रकार अगर कद छोटा होता है मम्मी पापा का, तो अक्सर ये देखा गया है कि उनके बच्चों की भी जो लंबाई होती है वो कम होती है। वो एक रेयर केस होता है कि अलग
कई बार ऐसा हो जाता है, वो एक एक्सेप्शनल केस होता है, मगर जनरली अगर हम बात करें तो ऐसा ही होता है। ठीक इसी प्रकार आप देखिएगा, इस प्रकार निम्न बुद्धि के बालकों का मानसिक, भाषाई, संवेगात्मक और चारित्रिक विकास मंद गति से होता है और उच्च बुद्धि के बालकों का तीव्र गति से होता है। मतलब क्या है स्टूडेंट्स, जो उच्च बुद्धि वाले बच्चे होते हैं उनका तीव्र गति से विकास होता है, मंद बुद्धि वालों का मंद होगा। क्लियर? तो यहाँ पर दो चीज़ों का इफेक्ट पड़ा, एक तो पर्यावरण का और एक किसका इफेक्ट पड़ा, आनुवंशिकता का। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं स्टूडेंट्स, समान प्रतिमान का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। इसमें स्टूडेंट्स मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि हर एक मानव, हर एक प्राणी अपने प्रतिमान के नियमानुसार विकास करता है। देख लेते हैं एक बार डिटेल में। अभिवृद्धि और विकास प्रतिमान पैटर्न के अनुसार होती है। किसी भी प्राणी की वृद्धि व विकास उसकी प्रजाति के अनुसार ही अपना स्वरूप धारण करती है। उदाहरण के लिए हम पशुओं के विकास प्रतिमान को लेते हैं। हम जानते हैं कि गाय का बच्चा जन्म लेते ही खड़ा हो जाता है और चलने लगता है, जबकि भैंस का बच्चा सहारा देने के बाद खड़ा हो पाता है और कई दिन बाद चल पाता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इसको एक बार दोबारा से देख लीजिएगा आप, थर्ड पॉइंट। उसके बाद मैं अपने शब्दों में भी आपको सरल करके इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक जाति अपनी जाति के अनुरूप विकास के प्रतिमान का अनुसरण करती है। मानव जाति के बालकों के विकास का प्रतिमान संपूर्ण संसार में एक ही है, उनमें किसी प्रकार का अंतर नहीं होता। बालक चाहे भारत में पैदा हुआ हो या किसी अन्य देश में, उसका शारीरिक, मानसिक, भाषा, गति और संवेगात्मक विकास समान रूप से होता है। दो ही पॉइंट सामने आए हैं स्टूडेंट्स। हम देखेंगे यहाँ पर मनुष्य कहीं का भी हो, वो अपने ही प्रतिमान के हिसाब से ग्रो करता है, वृद्धि होती है उसके अंदर और उसके अंदर विकास होता है। अपने अपने प्रतिमान के हिसाब से सभी प्राणी, सभी जीव जंतु इस दुनिया में विकसित होते हैं, वृद्धि करते हैं। और शॉर्ट में हम एक ही लाइन कहना चाहेंगे आपको इस परिप्रेक्ष्य में कि किसी भी जीव जंतु का जो विकास होता है वो अपने प्रतिमान को फॉलो करता है, अपने पैटर्न को फॉलो करता है। इंसान इंसान के पैटर्न को फॉलो करेगा, एनिमल एनिमल के पैटर्न को फॉलो करेंगे। राइट? आपने देखा है कि अगर यहाँ पे हम हाथी के बच्चे की बात करेंगे तो यहाँ भारत में हाथी के बच्चे का जो डेवलपमेंट है, जो उसकी ग्रोथ है, तो वो एनिमल है, वो अपनी प्रजाति के प्रतिमान को फॉलो करेगा। और अगर वो अमेरिका के अंदर हाथी है तो वहाँ पर भी सेम वही प्रतिमान रहेगा। दुनिया में कहीं भी हो प्रतिमान, चाहे वो एनिमल्स हों चाहे वो मानव हों, अपने अपने प्रतिमान के अनुसार सभी वृद्धि करते हैं और सभी विकास करते हैं, उसी को वो फॉलो करते हैं। दिस पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। राइट? नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा स्टूडेंट। अब यहाँ पर आ जाता है चक्रीय प्रगति का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल डेवलपमेंट। इसके बारे में मैं दो चीज़ें बताना चाहूँगा आपको। जो वृद्धि होती है स्टूडेंट्स, वो सीधी होती है, लंबवत होती है, और याद रखिएगा एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि जो वृद्धि है, अभिवृद्धि, क्या वो चक्रीय वर्तुलाकार होती है या रेखीय होती है। तो याद रखेंगे आप इस पॉइंट को। वृद्धि हमेशा स्टूडेंट्स लंबवत चलती है, रेखीय चलती है, जबकि विकास जो होता है वो यहाँ मान लीजिए जन्म हुआ तो यहाँ पर लंबाई, चौड़ाई, भार, तो वो इस तरीके से स्पाइरल क्रम में चलता है। 6 महीने, फिर 1 साल, फिर इसमें तमाम तरह के जो विकास हैं वो निरंतर कभी मंद तो कभी तेज गति से होते रहते हैं। गति तेज या मंद हो सकती है, मगर विकास बंद नहीं होता, ये निरंतर चलता ही रहता है। मैंने आपको पहले सिद्धांत में यही बताया था। राइट? तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। तो याद रखिएगा, ग्रोथ लंबवत होती है, जबकि जो विकास होता है वो वर्तुलाकार होता है, चक्रीय होता है। इस पॉइंट को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इस संदर्भ में हरलोक महोदया यानी श्रीमती हरलोक क्या कहती हैं वो साहिबा, मनुष्य का जीवन घंटी के आकृति के समान होता है, और उनका कहना है कि प्रथम विकास के परिवर्तन जो होते हैं वो रचनात्मक होते हैं और बाद में होने वाले
परिवर्तन विनाशात्मक होते हैं। आप यहाँ पर देखिएगा स्टूडेंट्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। रचनात्मक परिवर्तन किशोरावस्था की ओर ले जाते हैं, जबकि विनाशात्मक परिवर्तन वृद्धा अवस्था की ओर ले जाते हैं। आप इस पॉइंट को समझ गए होंगे, राइट। तो देख लीजिएगा, जो रचनात्मक हैं वो इंसान को किशोरावस्था की ओर ले जाते हैं, और जो विनाशात्मक होते हैं वो वृद्धावस्था की ओर ले जाते हैं। तो एंड टू द लाइफ। तो आप नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिएगा स्टूडेंट इसी क्रम में। अब हम चर्चा करेंगे यहाँ पर विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंट रेट ऑफ डेवलपमेंट। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। आप इसको ध्यान से देखिएगा। मनोवैज्ञानिकों ने यह भी सिद्ध किया कि मनुष्य का विकास भिन्न भिन्न अवस्थाओं में भिन्न भिन्न गति से होता है, जबकि जन्म से 3 वर्ष की आयु तक विकास अपेक्षाकृत सबसे अधिक तीव्र गति से होता है। 3 वर्ष से 6 वर्ष की आयु तक मंद गति से होता है। 6 से 9 तक की आयु तक पुनः तीव्र गति से होता है। 9 से 12 वर्ष की आयु तक पुनः मंद गति से होता है, और 12 से 18 वर्ष की आयु तक सामान्य गति से होता है, और उसके बाद बहुत मंद गति से निरंतर चलता ही रहता है, होता ही रहता है। नेक्स्ट, इसे ही विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत कहा जाता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि जन्म से 3 वर्ष की आयु तक विकास अपेक्षाकृत सबसे अधिक तीव्र गति से होता है, जबकि 3 वर्ष से 6 वर्ष की आयु तक मंद गति से होता है। बताइए ये सिद्धांत विकास के किस सिद्धांत का अनुसरण करता है या समर्थन करता है? तो आपको वहाँ पे लिख के आना है विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत, राइट। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब देखिए स्टूडेंट, परस्पर संबंध का विकास, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, ये क्या होता है? मनोवैज्ञानिकों ने स्पष्ट किया कि मनुष्य के शारीरिक, मानसिक, भाषाई, संवेगात्मक, सामाजिक और चारित्रिक सभी प्रकार के विकास में पारस्परिक संबंध होता है। ये एक दूसरे पर निर्भर करते हैं और एक के विकास के साथ अन्य सब का विकास होता है। उदाहरण के लिए मनुष्य के शारीरिक विकास को लीजिए। जैसे जैसे मनुष्य के शरीर के बाह्य एवं आंतरिक अंगों की वृद्धि होती है, उनका आकार व भार बढ़ता है। ठीक उसी प्रकार उसके शरीर के अंगों की कार्य क्षमता का भी विकास होता है, और जैसे जैसे उसके शरीर के अंगों, विशेषकर ज्ञानेंद्रियों और कामनेंद्रियों की अक्षमता, कार्य क्षमता बढ़ती है, ठीक उसी प्रकार उसका मानसिक, भाषाई, संवेगात्मक, सामाजिक और चारित्रिक विकास भी होता है। हाँ, यह बात अवश्य है कि इन सब के लिए उचित पर्यावरण और शिक्षा की आवश्यकता होती है। देखिए स्टूडेंट, मैं 2 ही चीज़ों में आपको बताना चाहूँगा कि जितने भी हमारे डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट होते हैं, चाहे वो मानसिक विकास हो, भाषाई विकास हो, संवेगात्मक हो, बौद्धिक विकास हो या शारीरिक विकास हो, वो सारे के सारे विकास एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, वो अंतः संबंधित होते हैं, वो इंटर रिलेशन में होते हैं, अर्थात वो इंटरकनेक्टेड होते हैं। कैसे? मान लीजिए किसी बच्चे का शारीरिक विकास अच्छे से नहीं हो पाया है, तो फिर उसका जो प्रभाव पड़ेगा वो मानसिक पे पड़ेगा, उसके संवेगात्मक पे पड़ेगा, और उसका जो प्रभाव है वो सामाजिक पे भी पड़ेगा। ठीक है ना? तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर शारीरिक विकास ठीक होता है तो शारीरिक विकास सही होने से, उचित होने से, हेल्दी होने से उसका मानसिक और उसका संवेगात्मक और तमाम तरह के जितने भी डेवलपमेंट्स हैं वो उसके अच्छे ही होंगे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विकास एक दूसरे से इंटर रिलेटिव है, अर्थात कनेक्टेड है। परस्पर संबंध का सिद्धांत हमें इसी की ओर इशारा भी कर रहा है। राइट स्टूडेंट्स, चलिएगा आगे देखते हैं। नंबर 7, वंशानुक्रम व पर्यावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। मानव विकास के 2 मूल कारक तत्व हैं, एक वंशानुक्रम आनुवंशिक और दूसरा पर्यावरण वातावरण। वंशानुक्रम से तात्पर्य उन गुणों से है जो बच्चा अपने माता पिता के पितरकों से प्राप्त करता है। उसके पर्यावरण से तात्पर्य उसके उस प्राकृतिक व सामाजिक परिवेश से है स्टूडेंट्स, जिसमें वो रहता है और अपना विकास करता है। वंशानुक्रम उन सीमाओं को निश्चित करता है
जिनके आगे बालक का विकास नहीं किया जा सकता। जैसे यदि कोई बच्चा लंबाई के पितृकों से वंचित रहा है, उसको पेरेंटल वो गुण नहीं प्राप्त हो पाए हैं, तो उसे लंबा नहीं बनाया जा सकता। और यदि निम्न बुद्धि लेकर पैदा हुआ है तो उसकी बुद्धि को उच्च नहीं बनाया जा सकता। जहाँ तक बच्चे के विकास में वंशानुक्रम यानी आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के संबंध में मनोवैज्ञानिकों ने इस प्रकार कहा और इस प्रकार वो तथ्य रखते हैं और वो इस नतीजे पर पहुँचे कि बालक का विकास वंशानुक्रम और पर्यावरण का योग नहीं होता, अपितु इन दोनों की अंतःक्रिया का परिणाम होता है। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहली बात मैं बताना चाहूँगा, सबसे बड़ा जो प्रभाव पड़ता है वंशानुक्रम का, ये कई बार क्वेश्चन आता है, आप इसको बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा। सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट पड़ता है आनुवंशिकता का, वो शारीरिक विकास पर पड़ता है। और जैसे ही शारीरिक विकास पर पड़ेगा तो तमाम उसके जितने भी घटक हैं, जितने भी उसके डोमेन्स हैं डेवलपमेंट के, वो प्रभावित होंगे। ठीक है, जैसे कि हम सामाजिक की बात करते हैं तो सामाजिक का जो प्रभाव पड़ेगा वो किस पे पड़ेगा? वातावरण पे पड़ेगा। क्लियर? क्योंकि जो बच्चा है सामाजिक जो बनेगा वो समाज में रह के बनेगा, समाज उस दुनिया में मिलेगा, तो वो पेरेंट्स से तो कोई उसके बारे में कोई गुण लेकर नहीं आएगा ना। हाँ, शारीरिक गुण लेकर आएगा, जैसे उसकी हाइट कम है, ठीक है ना, वो उसका भार कितना है ना, या उसकी आंखों का कलर कैसा है, उसके फीचर्स कैसे हैं। तो इस तरह के पेरेंट्स से कई बार हम बच्चों में गुण आ जाते हैं, ये आप जानते हैं अच्छी तरीके से। लेकिन कुछ गुण ऐसे होते हैं जो वातावरण से वो अडॉप्ट करता है। जैसे भाषा का जो विकास होता है वो कहाँ से होता है? वो हेरिडिटी थोड़ी ना होता है, वो तो किस पे बेस होता है? वो पर्यावरण से होता है। ठीक है, वो उसके वातावरण से होता है। तो इसीलिए वैज्ञानिक कहते हैं कि किसी भी बच्चे के डेवलपमेंट में जो हेरिडिटी है, आनुवंशिकता है, और जो पर्यावरण है, उन दोनों का योग होना आवश्यक नहीं है, बल्कि ये कहा कि वो दोनों एक दूसरे के अंतःक्रिया का परिणाम होते हैं। मतलब दोनों एक दूसरे से कोरिलेटेड होते हैं। राइट? तो आप इस पॉइंट को समझ चुके होंगे, आई होप। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। यहाँ पर क्वेश्चन ये आपका है सिद्धांत नंबर 8, पूर्वानुमान का सिद्धांत, यानी इसको हम प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्शन के नाम से भी जानते हैं। स्टूडेंट्स, क्या होता है ये मैं आपको अपने शब्दों में बता देता हूँ। किसी भी बच्चे के शारीरिक, मानसिक या उसकी वर्तमान स्थिति को देखकर हम अनुमान लगा सकते हैं कि इस बच्चे का जो भविष्य में विकास होगा, या इस बच्चे की जो ग्रोथ होगी, या आगे जाके ये बच्चा उस लेवल तक ग्रो कर सकता है, उस लेवल तक ये बच्चा विकसित हो सकता है। इसके अंदर इस क्षेत्र में ज़्यादा विकास होने के चांसेस नज़र आ रहे हैं। तो मतलब ये है कि किसी प्रजाति के सदस्य का विकास उस प्रजाति के विकास की सामान्य प्रवृत्ति के अनुरूप होता है। इस सामान्य प्रवृत्ति के आधार पर किसी प्रजाति विशेष में प्राणी के विकास का पूर्वानुमान, यानी उसका प्रेडिक्शन, पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त किसी बच्चे का शारीरिक, मानसिक या बौद्धिक विकास भविष्य में कैसा होगा, इसका पूर्वानुमान उसके वर्तमान तथा पूर्व विकास को देखकर लगाया जा सकता है। ठीक है ना? तो इस सिद्धांत को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्शन कहते हैं। क्लियर? एक अध्यापिका ने एक बच्चे को स्वास्थ्य देखकर, उसके मानसिक स्तर को देखकर उसके बारे में एक प्रिडिक्शन किया, अर्थात एक भविष्यवाणी की कि ये बच्चा आगे जाकर शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से बहुत आगे जाएगा, बहुत तरक्की करेगा। तो वो अध्यापिका निम्न में से किस सिद्धांत के से इंस्पायर होकर ये बात कह रही है? वो इसी बात से कह रही है, क्या होगा? पूर्वानुमान का सिद्धांत का पालन करते हुए इस बात को कहा जा रहा है। ओके स्टूडेंट, आगे देखिएगा नंबर 9, विकास की दिशा का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट और law of definite direction. This is the most important law in psychology, and many times many questions have been asked from this सिद्धांत, I mean the principle. आप इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। इस सिद्धांत के अनुसार विकास शुरू से ही एक निश्चित दिशा की ओर चलता है। इन्हें क्रमबद्ध, क्रमागत, श्रृंखलाबद्ध विकास के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए स्टूडेंट, मैं आपको यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ में, इसको ध्यान से देखिएगा। इसी क्रम में हम देखते हैं मस्तिष्क का ध्वमुखी का नियम, यानी सिफेलोकोडल लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। बच्चे का विकास गर्भावस्था में सिर से पैर की ओर होता है, जिसे मस्तिष्क का ध्वमुखी का नियम या सिफेलोकोडल लॉ
भी कहा जाता है। तो कई बार पेपर में पूछ लेते हैं, एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ जाता है कि सिफेलोकॉडल लॉ के अनुसार बच्चे का जो विकास होता है वो किस क्रम में होता है। वहाँ पर आपको दिया जाता है कि पैर से सिर की ओर होता है ना, सिर से पैर की ओर। तो ये सिर से पैर की ओर होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं। लॉ ऑफ प्रॉक्सीमोडिस्टल क्या होता है स्टूडेंट? प्रॉक्सी की मीनिंग होते हैं नियर, और डिस्टल तो आप ऐसे अंदाज़ा लगाइए, डिस्टेंस यानी दूर, है ना। तो इसका क्या मतलब होगा? इन्हें समीप से दूराभिमुखी हिंदी में, केंद्र से परिधि, केंद्र से बाहर की ओर, या नज़दीक से दूर की ओर आदि नामों से भी जाना जाता है। ठीक है, सीधी सी बात मैं आपको अपने शब्दों में बता देना चाहूँगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारे विकास का क्रम केंद्र से शुरू होकर बाहर की ओर होता है। यह प्रॉक्सीमोडिस्टल यानी समीप दूराभिमुख कहलाता है। अतः हम कह सकते हैं कि विकास क्रमिक सिक्वेंशियल होता है। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले तो मैं आपको दो ही शब्दों में बताना चाहूँगा। कभी भी ध्यान रखिएगा, पहले जो केंद्र में हमारे अंग होते हैं वो विकसित होते हैं, और उसके बाद में जो केंद्र से दूर वाले अंग होते हैं वो बाद में विकसित होते हैं। इसलिए कई बार पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि जो अंगों का शरीर के अंगों का जो विकास होता है उसका सही क्रम बताइए। तो कई बार वो आपसे कहेगा कि बाहर से केंद्र की ओर, या परिधि से केंद्र की ओर, है ना, या वो दूराभिमुखी से समीप की ओर। तो याद रखना है वो हमेशा केंद्र से परिधि की ओर होगा, और इस पॉइंट को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन आपका फिक्स है यहाँ पे। ठीक है स्टूडेंट, चलिएगा महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। वैसे तो जब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अभी हम इसको कंप्लीट करने के बाद इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करेंगे, और उसके बाद में फिर मैं आपको यहाँ पे ये जो शैशव अवस्था है, बाल्य अवस्था है और किशोर अवस्था है, उसमें बच्चे का जो डेवलपमेंट्स के डोमेन होते हैं, उसका भाषाई विकास है, सामाजिक विकास है, मानसिक विकास है, वो तमाम तरह के जो डेवलपमेंट्स हैं आपको डिटेल में पढ़ाऊँगा। बहुत ही अच्छी तरीके से आपका कोर्स हो जाएगा, यू डोंट वरी। ठीक है, चलिए। प्रथम सप्ताह में बालक अपने सिर को इधर उधर हिला पाता है, फिर 2 से 3 महीने में बच्चे की गर्दन में स्थिरता आ जाती है। नवजात शिशु का जन्म के समय औसत भार 2.5 किलो से, यहाँ पे आप 2.5 कर लीजिएगा, 2.5 से 3.5 kg माना जाता है। 5 से 7 महीने में बच्चा बैठना सीख जाता है। 7 से 10 महीने में बच्चा घुटने से चलना शुरू कर देता है। ये पंजाब टेट में क्वेश्चन आया हुआ है बच्चों। उसमें पूछा हुआ था कि बच्चा कितने उम्र में, यानी कितनी आयु में बच्चा घुटना चलना सीख जाता है। तो वहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ था 7 से 10 वाला, राइट। तो ये वाला ऑप्शन ठीक था। 9 से 15 महीने में बच्चा चलना सीख जाता है। 6 माह में बच्चा अपने हाथों की गतियों पर अधिकार कर लेता है। 7वां पॉइंट देखिएगा, 3 माह में बच्चा अपने नेत्रों पर नियंत्रण करना सीख जाता है। हालांकि ये पॉइंट बीच में मैंने डाल दिए हैं, बाकी तो जब मैं आपको शैशव अवस्था और तमाम पढ़ाऊंगा तो उसके मस्तिष्क का कितना भार होता है और उसके कितने प्रकार के संवेग उसमें होते हैं, वो सब चीज़ों के बारे में हम आपको डिटेल से डिस्कस करेंगे। यू डोंट वरी, आपको मज़ा आने वाला है। चलिए स्टूडेंट, हम शुरू करते हैं यहाँ पे। अब 10वां जो हमारा प्रिंसिपल है वो हम देख लेते हैं। एकीकरण का सिद्धांत ये क्या होता है? प्रिंसिपल्स ऑफ इंटीग्रेशन। मनोवैज्ञानिकों ने यह स्पष्ट किया कि मनुष्य का विकास पूर्ण से अंश से पूर्ण की ओर होता है। इस तथ्य को उन्होंने एकीकरण के सिद्धांत के रूप में प्रतिस्थापित किया है। विकास में पूर्ण से अंशों की ओर, अंशों से पूर्ण की ओर गति रहती है। इसे एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है स्टूडेंट्स। जब 4-5 माह का शिशु अपने पास किसी वस्तु को पड़ा देखता है तो वह अपने ऊपर उसके ऊपर पूरा हाथ का पंजा रखता है। उसके बाद धीरे धीरे वह उसे उंगलियों के प्रयोग से उठाना सीखता है। अब जब वह थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो उसके देखने, समझने और हाथ से उठाने की प्रक्रिया, उसकी जो क्षमता है वो विकसित हो चुकी होती है। तो अब वो उठाने की क्रिया एक साथ होती है, उनमें एकीकरण हो जाता है। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले कि वो क्या करता है कि क्योंकि उसके हाथ में उंगलियां भी हैं, उसको मालूम नहीं है, क्योंकि अभी वो उसके अंदर उस लेवल की क्षमता डेवलप नहीं हुई है। तो जब पूरी तरीके से उसका हाथ और उसका वो विकसित हो जाता है, उसमें समझ डेवलप हो जाती है, ठीक है ना, तो वो अब क्या करता है कि पूरे हाथ से ना उठाकर अब वो 2 उंगलियों से ही उस चीज़ को उठा लेता है। बस ये जो पॉइंट है ना, यही एकीकरण का सिद्धांत कहलाता है स्टूडेंट्स, राइट। कई बार क्वेश्चन मिलेगा आपको पेपर में कि एक बच्चा पहले क्या करता है
कि वो किसी भी वस्तु को पूरे हाथ से उठाता है और फिर बाद में जब उसमें समझ डेवलप हो जाती है, ठीक है ना, देखने की समझ डेवलप हो जाती है और हाथ में उसकी क्षमता विकसित हो जाती है, फिर वो 2 उंगलियों से ही उसको उठाने लगता है। बताइए ये सिद्धांत किसकी तरफ इशारा कर रहा है? तो ये एकीकरण का सिद्धांत है स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में इससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर ज़रूर उपस्थित होंगे। आप देखते रहिए सेफिया ऑनलाइन क्लासेस और हम आपसे वादा करते हैं कि आपको कंप्लीट कोर्स करवाएंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप ज़रूर एक बार कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।